अच्छा अच्छा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें क्या दे दिया था कि मैंने एक बॉडी को v वेलोसिटी दे दी थी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी 0 थी, और आफ्टर सम टाइम ये क्या होती है, फॉरवर्ड स्लीपिंग होती है, और ये क्या करती है, आगे बढ़ती है और आफ्टर सम टाइम प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा एग्जांपल कराया था। अच्छा, अब ये देखो, है ना, अगर जो मैं किसी स्पेरिकल बॉडी को, चलो डिस्क मान लेते हैं आपकी बात, सही है, डिस्क वाली बॉडी को यूं रोल करा देता हूं और इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कितना रखता हूं, 0। जैसे कि मान लिया एक गोला है और गोले को यूं घुमा दिया मैंने ऐसे और आगे नहीं फेंका, स्पिन करके, स्पिन करते हुए गोले को रख दिया, तो ये तो स्पिन कर रहा है यहां पे ऐसे, और फिर जमीन पे रख दिया, तो क्या होगा बताओ, आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो इसमें फोर्स कौन कौन से लगेंगे, देखो ध्यान से देखो, एक तो mg लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, बोलो, और फ्रिक्शन भी लगेगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अच्छा, फ्रिक्शन यदि मैं पीछे लगा दूंगा तो कैसी बॉडी होगी, देखो अभी ये केवल और केवल ऐसे घूम रही है, और घूमते हुए आप कह रहे हो ये आगे जाएगी, तो आगे कैसे जाएगी बताओ, आगे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। दूसरी बात, अब ये बताओ, जब आप इसे स्पिन करती हुई बॉडी को जमीन पे रख दोगे तो इसकी एंगुलर स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, बढ़ेगी, कम होगी। अगर जो आप इसके अबाउट, यदि आप, हाँ, यदि आपने फ्रिक्शन लगा दिया पीछे, तो इस केस में टॉर्क ऐसे लगेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और ये तो बढ़ती जाएगी फिर, तो इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन पीछे नहीं आगे लगेगा, दैट्स इट। और उसके बाद क्या होगा देखो, अब इस फ्रिक्शन की वजह से इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो एक टाइम पर ऐसा होगा कि VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हमें टाइम बताना है। क्लियर है क्या बात? तो क्वेश्चन लिख देता हूं, मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क और रेडियस r, मास m, रेडियस r, सही है, और इसे हमने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा, है ना, और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ डिस्क is disk is rotating, disk is rotating with angular velocity omega, with omega naught, and it is placed at on rough surface, rough surface at t is equal to 0. Find the time when pure rolling start, when pure rolling starts. Also find energy of the disk at this instant, this is the question। ठीक है बात? अच्छा, तो अब देखो, वैसे तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया, मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन इधर से ही लिखना चालू करता हूं, है ना। जब आप इसे ओमेगा नॉट दे दोगे, है ना, ओमेगा नॉट इनिशियल दे दोगे ऐसे करके, तो मैंने आपको बताया इनिशियली mg तो ऐसे होगा, नॉर्मल ऊपर होगा और फ्रिक्शन लगेगा आगे की ओर। क्लियर है क्या बात? जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ACM। ACM आ गया ना, कैसे, ये x मान लेते हैं, तो इन x डायरेक्शन,
एक्स डायरेक्शन में, हाँ भाई, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, एम इंटू एसीएम, एम इंटू एसीएम इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये लगेगा ना फ्रिक्शन, ये आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v आफ्टर सम टाइम, देन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड तो इसकी कितनी थी? 0। अभी यहां पे ऐसे मान लेते हैं u कितनी है? 0। और यहां पर जो है इसकी v कितनी आ जाती है एट टाइम t? ये तो एट टाइम t हो गया, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी आ गई इसकी सेंटर ऑफ मास की, कितनी आ गई? ACM प्लस इंटू टी। ACM कितना है भाई? फ्रिक्शन अपॉन m इंटू टी। दिस इज द वेलोसिटी, फ्रिक्शन अपॉन m इंटू टी। क्लियर है क्या बात? ये है। साथ में अब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क भी लिखेंगे, है ना? ये रहा टॉर्क। टॉर्क कैसे लगेगा? तो इसमें एंगुलर रिटार्डेशन होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो ऐसे है, तो इसका टॉर्क जो होगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा। तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। टॉर्क कितना होगा? फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय आर, और जो टॉर्क होगा वो होगा आई इंटू एल्फा फ्रिक्शन इंटू आर। तो आई हो जाएगा इसका 1/2 mr² एल्फा फ्रिक्शन इंटू आर, है ना? और आर से आर कट जाएगा तो एल्फा हो जाएगा 2fr अपॉन m इंटू आर। तो ये है एंगुलर रिटार्डेशन। या आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां पे माइनस लगा देना एक, है ना? टॉर्क और एल्फा एंगुलर वेलोसिटी अलग है, तो रिटार्डेशन जो होगा -2fr अपॉन m इंटू आर हो जाएगा। इसकी वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली ओमेगा नॉट थी, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो ओमेगा हो जाएगी। तो क्या लगाएंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ओमेगा नॉट तो थी सही, एल्फा जो है एंगुलर रिटार्डेशन 2fr अपॉन m इंटू आर इंटू टी। तो ओमेगा आ जाएगा ओमेगा नॉट माइनस 2fr अपॉन एम आर इंटू टी। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके। अच्छा, मान लेते हैं अब यहां पे एट टाइम टी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है ना? प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, तो v में और ओमेगा में और r में कंडीशन लगा देंगे क्या? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन अपन अप्लाई कर देंगे। तो वेलोसिटी तो है fr अपॉन m इंटू टी, fr अपॉन कैपिटल M लिखेंगे, इसे कैपिटल M लिख लेना, मास तो सेम है, और r इंटू ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस 2 फ्रिक्शन अपॉन एम आर इंटू टी। गुणा कर देंगे अंदर, आर ओमेगा नॉट माइनस 2fr अपॉन m इंटू टी, इधर जाएगा 3fr अपॉन m इंटू टी इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट। सही है क्या बात? इंप्लाइज दैट टी जो होगा वो एम आर ओमेगा नॉट अपॉन 3fr हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ऐसे है। लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू तो अभी हमें कैसे पता लगेगी? फ्रिक्शन तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना भाई, फ्रिक्शन तो इसमें क्या होगा? तो म्यू कॉफिशिएंट हमें देना पड़ेगा फिर, है ना? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना होगा? म्यू। अभी इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, अभी तो स्लीपिंग हो रही होगी, है ना? तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा अभी वो म्यू इंटू एन होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू और मैं यहां पे साइड में यहां लिख देता हूं, जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, और वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई? एम जी के बराबर। तो यहां पे रख देंगे हम T इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख देता हूं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, यहां पे लिख देता हूं, है ना? ऐसे। तो जो टाइम हो जाएगा वो एम आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू एम जी, एम से कट जाएगा, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी विल बी द
करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? अच्छा, अब यहां पे वेलोसिटी निकाल देंगे फटाफट तेजी से, है ना। वैसे तो वेलोसिटी मैं इधर लिख देता हूं, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी अपॉन एम इंटू टी आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी, है ना। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट अपॉन 3, ये तो स्पीड आ जाएगी और ओमेगा यहां से निकाल देंगे, कितनी आएगी भाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, है ना। ये आएगा आपका एफ आर अपॉन, देख लो आप कुछ भी लिख लो, चलो जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी अपॉन एम इंटू आर, और टाइम की वैल्यू आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी, है ना। मैं इसे साफ कर देता हूं इधर, तो ओमेगा जो होगा ओमेगा नॉट माइनस 2/3 ओमेगा नॉट इजिकल टू ओमेगा नॉट बाय 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? साथ में v इजिकल टू आर ओमेगा तो लगेगा ही सही, है ना। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और एक इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है भाई, ओमेगा नॉट अपॉन 3 का स्क्वायर 1/3 एम वी, वी कितना है भाई आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन लेके, है ना, 9 दूनी 18 प्लस 9, तो कितना जाएगा 18, 1 प्लस 2 अपॉन 3 6 18, 6 दूनी 12, 1/12 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? ऐसे चलो, तो मैं इसे साफ कर देता हूं इस टाइप से है। तो इस वाले क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी यानी स्पिन कर दिया था, स्पिन बोलते हैं, घुमा दिया था, तो उसके कुछ देर बाद उसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाती है ना। और v इक्वल टू आर ओमेगा करके वो फिर प्योर रोलिंग करेगा। इस जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें हमने स्पीड दे दी थी बहुत तेजी से, और उसमें रोटेशनल वेलोसिटी धीरे धीरे आती है, और v इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाई करता है व्हेन इट प्योर रोल्स। क्लियर है क्या बात? अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे कि अब मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब आपको पता लग गया। क्वेश्चन ये है ना, ये स्पेयर है, स्पेयर रेडियस आर मास एम, चलो यहां गंदा नहीं करता हूं मैं, स्पेयर और इसकी रेडियस आर मास एम है, साथ में इसमें एंगुलर वेलोसिटी वी नॉट है, वो सॉरी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी दे दी इसे वी नॉट, और एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा नॉट, है ना। एंड ओमेगा नॉट क्या है, वो वी नॉट अपॉन 2r के इक्वल है, वी नॉट अपॉन 2r के इक्वल है। तो ये बताना है फाइंड द टाइम व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, ये है क्वेश्चन। स्पीड कम होगी और वेरी गुड, में बढ़ेगी। अच्छा अब मैं देख के बता देता हूं, देखो प्योर रोलिंग की कंडीशन में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इस कंडीशन में जो v नॉट है वो 2r ओमेगा नॉट है ना। इसका मतलब v जो v है वो r ओमेगा नॉट से बड़ी है ना। तो स्पीड ज्यादा है और एंगुलर वेलोसिटी कम है, तो इस केस में फॉरवर्ड स्लीपिंग होगी, फॉरवर्ड स्लीपिंग। बात समझते हो ना? फॉरवर्ड स्लीपिंग का मतलब घिसेगा तो ज्यादा और रोटेट करेगा कम।
सही है। तो इसका जो एफबीडी बनेगा, एफबीडी कैसे बनेगा, इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो पीछे लगेगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। पहले तो मान लिया ओमेगा नॉट है और वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, तो बढ़ते बढ़ते एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी हो गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी देखो, फोर्स इधर लग रहा है, एक तो फोर्स इस पे mg लगेगा और एक फोर्स इस पे नॉर्मल लगेगा, तो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है और इसकी वेलोसिटी घटते घटते कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो, है ना। तो क्या लगाएंगे हम बताओ, इसमें एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो हम एफ नेट इजिकल टू एम ए लगा दें सबसे पहले तो फ्रिक्शन जो कि होगा म्यू इंटू एन, इस केस में फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम और माइनस म्यू इंटू, सॉरी ऐसे लिख लें म्यू एन, और म्यू एन की जगह क्या लिख लेंगे माइनस म्यू एम जी, सॉरी माइनस आप यहां लगा देना इधर माइनस एम जी, तो जो एसीएम होगा वो माइनस म्यू जी होगा। तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी वो वी इजकल टू यू प्लस ए टी से वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, ये वेलोसिटी हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप देखोगे एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी का किधर होगा, इधर, क्योंकि इस पे टॉर्क लग रहा है इधर यूं, तो जो नेट टॉर्क होगा इट विल बी इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क होगा फ्रिक्शन, टॉर्क क्या होगा भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रिक्शन इंटू आर, और ये स्पेयर है 2/5 mr² इंटू अल्फा। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन यानी एम जी इज इक्वल टू 2/5 mr² अल्फा, सब काट पीट देंगे तो यह जाएगा 5/2 म्यू जी अपॉन आर इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो ओमेगा जो होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना, तो ओमेगा नॉट तो ओमेगा नॉट था ही सही, जो कि वी नॉट अपॉन आर था, है ना, और प्लस अल्फा की जगह 5/2 म्यू जी अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। दिस इज ओमेगा। आफ्टर टाइम टी इट स्टार्ट प्योर रोलिंग, ये तो t इक्वल टू 0 मान लेंगे, एट t इक्वल टू टी पर प्योर रोलिंग क्या होगी, स्टार्ट हो जाती है, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे v इक्वल टू आर ओमेगा एट t इक्वल टू टी, v इक्वल टू आर ओमेगा यदि आप लगाओगे तो वेलोसिटी तो ये पाओगे v नॉट माइनस म्यू जी टी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस 5/2 म्यू जी टी अपॉन आर। साथ में यहां पे देखो ओमेगा नॉट को वी नॉट अपॉन 2r लिख लेना बेटा, है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था अपने को। तो जब r से मल्टीप्लाई करोगे तो वी नॉट बाई 2 प्लस 5/2 म्यू जी टी बचेगा, और यहां वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ये इधर आ जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 2, और म्यू जी टी उधर चला जाएगा, और ये 5/2 म्यू जी टी आ जाएगा, 7/2 म्यू जी टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 2, है ना, कट जाएगा, टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 7 म्यू जी, ये आ जाएगा टाइम, है ना। बस तो मेरे ख्याल से टाइम ही पूछा था ना सोचने ने, और फिर क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछता। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे वो अब मैंने आपको करा दिए, है ना, वो डिफरेंट चीज करके पूछ सकता है। अब देखो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता देता हूं, ये प्लैंक है और यहां पे एक सिलेंडर है, और सिलेंडर की रेडियस r है, और ये मास m है, और ये क्या है भाई, सिलेंडर। क्लियर है क्या बात। और यहां पर एक पुली है ऐसे करके, और इस पुली से, सॉरी पुली थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, एक ये रस्सी है
और एक ये पुली है ऐसी फिक्स्ड पुली यूं करके, है ना, और यहां पर एक मास लटका हुआ है m। तो जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस पुली है। आई बात समझ में? ऐसे करके। तो व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, जब आप रेस्ट से शो करते हो, है ना, छोड़ते हो, फाइंड फर्स्ट, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है ना। सेकेंड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू मिनिमम आपको फाइंड करनी है, सो दैट सिलेंडर इज ऑलवेज रोल्स, ये हमेशा इस पे रोल करता है। ये क्या है? रफ है, तो आपको रफ है, ये रफ, तो म्यू मिनिमम की वजह से पहले, सही है ना? हां, तो आप इसे दोबारा बनाना, कभी क्वेश्चन आंसर को मिक्स कर दो, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। रस्सी, ये पुली जो है ये मासलेस पुली है, ये लिख लेना है ना, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, इसमें कोई भी मास नहीं है, फ्रिक्शनलेस, आइडियल पुली है। तो रस्सी में यदि टेंशन टी मानेंगे तो यहां भी टेंशन टी होगा, है ना, तो इसमें तो नीचे एमजी लगेगा, स्मॉल एमजी, और ये कैपिटल एम है, ध्यान रखना, और इसका एक्सेलरेशन ए होगा। तो यदि मेरे को आप इसका एफवीडी बनाए तो इस पे एफवीडी पे कितने फोर्स लगेंगे? सबसे पहले बताओ मेरे को। एक तो लगेगा एमजी, एक लगेगा टेंशन, एक लगेगा नॉर्मल, और रफ है, तो बताओ और क्या लगेगा? बताओ जल्दी, किधर, आगे या पीछे? बोलो नहीं पता। कैसे भाई कैसे पता? हमें नहीं पता, आगे लगेगा। आपकी जहां मर्जी है, मान लो कैलकुलेशन करके आएगी प्योर रोलिंग की कंडीशन अपने को करना है, तो मैं किधर मान लूं? आगे मान लूं। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो? इसके लिए हां लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल एम क्या लिखेंगे? एम, स्मॉल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। अच्छा, अब ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ये कंडीशन तो यही है, ये कर रहा है प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कर रहा है। समझ में आई नहीं बात? ये कर रहा है प्योर रोलिंग। तो फॉर सिलेंडर हम एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे। तो एफ नेट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? टी प्लस एफ आर इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, क्योंकि बोर्ड पे देखना, अगर जो ये प्योर रोलिंग करेगा, ध्यान से देखो, एक मिनट ध्यान से देखो, बोर्ड पे बताओ मेरे को, इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? बताओ, देखो बोर्ड पे, मैंने आपको बताया था यदि ये प्योर रोलिंग कर रही है, इसकी वेलोसिटी v है, तो ये 2v होता है, इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a, है ना, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। कैसे? हाँ, एक मिनट, एक तो ACM इज इक्वल टू, मान लेते हैं ACM इज इक्वल टू आर अल्फा होगा ही सही, तो यहां पे बैठ के देखेंगे तो आर अल्फा प्लस ए, तो यानी 2a हो जाता है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन a है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी a होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन a बाय 2 हो जाएगा, तो यहां पे a बाय 2 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो एक तो ये कंडीशन हो गई। साथ में यह स्टैटिक फ्रिक्शन होगा सेल्फ एडजस्टेबल, तो इसे हम म्यू इंटू एन नहीं लिखेंगे, सही है। अब हम इसके लिए लिखेंगे टॉर्क की इक्वेशन, तो मैं यहां पे टॉर्क के लिए दोबारा से चित्र बनाता हूं ऐसे करके, तो फ्रिक्शन तो इधर होगा और ये टी इधर होगा, तो इसकी वजह से ही टॉर्क निकालना है, और ये यूं रोल करता हुआ जा रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसे ही होगा, है ना। तो नेट टॉर्क यहां लिख दूं क्या? नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क टी का तो पॉजिटिव टॉर्क होगा और फ्रिक्शन का नेगेटिव टॉर्क होगा,
टी तो इसे यूं घुमाएगा और फ्रिक्शन इसे अपोजिट घुमाएगा, है ना। और ये लिख लेते हैं हम सिलेंडर आई इंटू एल्फा 1/2 mr², कैपिटल एम। तो आर कॉमन लेके टी माइनस एफ आर एल्फा, सही है बात। आर से आर कट जाएगा तो यहां पे देखो इधर ऐसे, तो mr/2 और अल्फा को हम क्या लिखेंगे भाई, देखो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन जो होगी ACM इज इक्वल टू आर अल्फा होगी, नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो A/2 इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू A/2 आ जाएगी, यहां पे ना अल्फा की वैल्यू A/2 इज इक्वल टू T माइनस फ्रिक्शन, सब कट जाएगा, तो MA/4 इज इक्वल टू 2E माइनस एफ आर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पे देखना कौन सी इक्वेशन थी भाई, ये रही। तो एक तो इक्वेशन बन गई mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एक बन जाएगी टी माइनस एफ आर इज इक्वल टू MA/4, सही है ना बात, टी माइनस एफ आर। एक ये भी तो है इक्वेशन, अरे एक इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, तो मेरे हिसाब से मेरे को इसे यूज करना चाहिए। t माइनस एफ आर, इससे देखो ये आया MA/2 और इससे आया t प्लस एफ आर इज इक्वल टू MA तो MA/4, ये MA/2 आया, दोनों को जोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 3 और 3 और 2 को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो ये तो कट जाएगा, 2t इज इक्वल टू MA/4 प्लस MA/2, तो ये कितना आएगा भाई, इट इज इक्वल टू 3MA/4 और t इज इक्वल टू 3MA/8। बात समझ में आती है नहीं? तो ये आ गया टेंशन। अच्छा टेंशन ही तो आई है अभी, एक्सेलरेशन थोड़ी ना आया है, तो टेंशन की वैल्यू 1 में रख देंगे तो a भी निकल जाएगा। तो मैं रख देता हूं यहां पे लिखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 mg माइनस टी इज इक्वल टू MA, क्लियर है क्या बात। और ये कितना आएगा, mg माइनस टी की जगह 3MA/8 इज इक्वल टू स्मॉल m, ध्यान रखना है हमें, स्मॉल m इंटू ए, तो mg इज इक्वल टू 3/8 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए, तो a आ जाएगा 8mg/3 कैपिटल M प्लस 8 स्मॉल m, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ऐसे करना है। चलो तो मैं साफ कर देता हूं, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, है ना, इंक्लाइन पे, प्लेन पे, ऐसे करके। और देखो इसमें काफी अच्छा यूज भी हुआ है कॉन्सेप्ट का, a इज v इज इक्वल टू, है ना, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सपोर्ट है और ये एक पुली है, पुली के यहां से एक रस्सी जा रही है और यहां पर एक प्लैंक है ऐसे करके, और प्लैंक का मास है कैपिटल M, और प्लैंक रखा हुआ है यहां फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, ऐसे रखा हुआ है मान लिया, ठीक है भाई, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे यूं, और इस पे लगा दिया हमने फोर्स F, साथ में यहां पे रखा हुआ है एक स्मॉल m, और ये क्या है भाई, ये है सिलेंडर, और इस पे से रस्सी जाती है ऐसे और ये यहां से कनेक्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका सिलेंडर, मास m, कैपिटल R रेडियस का, ये है प्लैंक, क्या है भाई ये प्लैंक, है ना, और इसके बीच में फ्रिक्शन है ना, देयर इज, ऐसे लिखेंगे, देयर इज फ्रिक्शन, सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड सिलेंडर फॉर प्योर रोलिंग, आई बात समझ में, है ना। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड
एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक एंड सिलेंडर। सिलेंडर और फोर्स एफ लगा रहे हैं हम इसमें। ये पुली है, ये मासलेस, ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली। दिस इज द, इधर देखो, है ना। तो हाँ भाई, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका यहीं पे, दोबारा बनाएंगे चित्र, और साथ में मैं बनाऊंगा प्लैंक का एफबीडी। यदि मैं प्लैंक का एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो कैपिटल एम जी, एक नॉर्मल एन डैश, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल, सही है। साथ में एफ लगेगा एक्सटर्नल फोर्स, और एक रस्सी में टेंशन मान लिया टी, तो टी लगेगा इधर। अब मेरे को ये बताओ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन प्लैंक के लिए क्या होगी, पीछे की तरफ, पक्का। अच्छा, तो तुम मेरे को ये बता दो, ये सिलेंडर का है, इसका एफबीडी बना लूं मैं यहां पे, यहां पे कहां पे बनाऊं, यहीं पे बना देता हूं, चलो बोलो कैसे। एक तो एमजी लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और एक टेंशन लगेगा, बोलो। अब मेरे को ये बताओ कि इसकी मोशन कैसी होगी, प्योर रोलिंग हो रही है इस पे, ये तो इधर भागेगा, ये इधर भागेगा 100%, तो ये कैसे घूमेगा, यूं घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो फ्रिक्शन अब किधर लगाऊं, फर्स्ट में या सेकंड में, बताओ किधर लगेगा फ्रिक्शन, यूं घूमना है ना, सेकंड में लगेगा फ्रिक्शन, तभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसे आएगा, और तभी तो ये एसीएम ऐसे आएगा, है ना। तो मैं इसे यहां से मिटा करके थोड़ी देर के लिए, और आपकी जगह हो तो आप यहां बना लेना इसे, मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं, एन और एन डैश को यहां बनाता हूं मैं पुली, है ना। तो इस पे टेंशन, ये जो सिलेंडर है इस पे टेंशन इधर लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा इधर, और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा इधर, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर किधर होगा, इधर, ये रहा ना, इसका एसीएम ऐसे होगा, बोलो। साथ में नॉर्मल रिएक्शन एन ऐसे लगेगा, ये वाला एन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसके लिए देखो, अब बोर्ड पे देखो एक कंस्ट्रेन, जब ये 1 मीटर आगे जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या जाएगा, 1 मीटर पीछे। तो इसका एक्सेलरेशन यदि ए है तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ए ही होगा। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखें, फॉर प्लैंक क्या लिखूं भाई, एफ माइनस टी। अच्छा, अरे इस पे फ्रिक्शन तो लगाओ प्लैंक पे, क्योंकि फ्रिक्शन तो थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, इस पे इधर लग रहा है तो इस पे इधर लगेगा, तो एफ माइनस टी माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए, सही है। अच्छा, फोर सिलेंडर, फोर सिलेंडर बता सकते हो क्या लिखूंगा इक्वेशन, टी माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का प्लैंक का सेम है, सही है। अच्छा, और फोर सिलेंडर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अल्फा लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, हाँ लिखूंगा। तो टॉर्क कितना लिखूंगा, टॉर्क आएगा, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, देखो ये रहा, क्योंकि टी और नॉर्मल और एमजी के तो टॉर्क हो जाएंगे 0, तो फ्रिक्शन इंटू आर, आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू आर, आई क्या होता है 1/2 एम आर स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू आर, बोलो। बिल्कुल सही बात है, आर से आर कट जाएगा, एम आर एल्फा बाय 2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये हो गया बात, सही है। अच्छा, अब मेरे को एल्फा और ए में रिलेशन और बताओगे आप, अरे बार बार ए इज इक्वल टू आर एल्फा तो तब होता है जब वो ग्राउंड पे रोलिंग हो रही हो,
अच्छा तो क्या है प्लांट मूव करेगा। हाँ, ए अल्फा में रिलेशन बताओ। मैंने बताया था ना, ए अल्फा में जब प्लैंक के ऊपर चल रही होती है तो भी सवाल कराए थे कई सारे। हाँ जी सर। A equal to R alpha है। देखो, सुनो सुनो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही दे देता हूं सवाल इसमें देख देख के थोड़ा। अब प्योर रोलिंग की कंडीशन के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन 0, है ना? तो मैं यहां चित्र बना देता हूं थोड़ा सा। ये वाले पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा? ए। अच्छा, और यदि मैं इसे कंसीडर करूं और इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो ये किधर जा रहा होगा? आर अल्फा से ऐसे, बिल्कुल सही जा रहा होगा ना, आर अल्फा से इसके। ए टी इज टू आर अल्फा, सही है। लेकिन सेंटर ऑफ मास खुद किधर जा रहा है? इधर, ए से। तो इस पॉइंट P और पॉइंट Q, तो पॉइंट P का एक्सेलेरेशन होगा कितना? आर अल्फा माइनस ए होगा। और वो किसके बराबर होना चाहिए? वो ए क्यू के बराबर होना चाहिए। तो आर अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू ए, तो आर अल्फा इज इक्वल टू 2a। ये है। तो आर अल्फा को यहां पे देखो, ये तो लिख लेना साइड में आप। तो आर अल्फा को क्या लिख देंगे यहां? 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ आर। तो एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये आ गया, एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। इससे सब आ गया, है ना? एक इक्वेशन तो ये बनी, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। क्लियर है क्या बात? तो पहले फर्स्ट और टू को जोड़ेंगे, तो एफ माइनस टी माइनस एफ आर इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, और टी माइनस एफ आर इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। जोड़ेंगे तो टी टी कट जाएगा, इज इक्वल टू एम प्लस एम ए। एफ माइनस टू, एफ आर को क्या लिख देंगे? एम इंटू ए, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो एफ इज इक्वल टू एम प्लस 3m इंटू ए। तो एक्सेलेरेशन एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस 3m आ जाएगा। तो ये होगा एक्सेलेरेशन इसका, बॉडी का।
ठीक है बेटा, ऐसे करके है। ठीक है, तो ये भी मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें देखो रोलिंग ट्रांसलेशनल सब कुछ इसमें एफबीडी ये वो सब 3 13 सब समझ में इसमें आपको आ रहा है ना। तो ये है, ये थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं रोलिंग के, है ना। तो इसमें जितनी भी हमने मैकेनिक्स सीखी वो सब अप्लाई हो रही है धीरे धीरे, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए क्या है, रोटेशनल जिसे समझ में आ जाती है फिर इसका समझो मैकेनिक्स तो उसके लिए आसान ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल ये भी करा देता हूं, मतलब ये मैं पहले आपको इसका चित्र दिखा देता हूं, है ना, जिससे कि आप समझ पाए अच्छे से। ये देखो ऐसे करके ये वाला सवाल है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो कैसे है ये 2 प्लैंक हैं ऐसे ऐसे करके 2 प्लैंक हैं, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। एक प्लैंक ये है यूं करके, और एक प्लैंक ऐसे है ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है बात। साथ में अब इस पे क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है यूं करके, सिलेंडर रखा हुआ है यूं, है ना। और सिलेंडर पे क्या है, सिलेंडर पर रस्सी लपेट रखी है ऐसे करके, यूं करके, ऐसे, सही है। और इस पे एक रस्सी ऐसे जाके वो नीचे से, इसके नीचे से यूं जा रही है, और उससे हम F फोर्स से हम खींच रहे हैं ऐसे, समझे ना, यूं F फोर्स से खींच रहे हैं। और ये क्या है बेटा, सिलेंडर, क्या है ये, सिलेंडर, मास m और रेडियस r का सिलेंडर है ना। तो आपको जब आप इस पे खींचोगे तो ये प्लैंक तो क्या है, ये प्लैंक तो फिक्स है। तो ये क्या, जब आप इसे खींचोगे तो आगे बढ़ेगा ये, है ना। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स F so that find the maximum so that which you have without bringing, so that pure rolling occurs, है ना, pure rolling occurs. Also find maximum acceleration of center of mass of cylinder, ये है क्वेश्चन। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे बताओ जरा मेरे को, बनाओ इसका एफबीडी वगैरह बनाओ। देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, जब आप इसे खींचोगे तो ये आगे बढ़ेगा यूं करके, सही है ना। तो मैं इसका साइड व्यू बना देता हूं,
साइड व्यू। साइड व्यू मतलब साइड से देखोगे तो प्लैंक तो ऐसे होगा, है ना, ये प्लैंक कैसे होगा भाई, ये प्लैंक ऐसे होगा, और इस पे सिलेंडर ऐसे होगा, साथ में इस पे फोर्स लग रहा होगा एफ ऐसे। चलो आप यहां मान लो, चलो इतना ही मान लो बस, जैसे भी आप मानो, नीचे मान लो, चलो एफ ऐसे लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, अब देखो, जब ये ऐसे लग, जब आप इसे यू यू करके खींचोगे ना, तो ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा ये। जब यूं खींचोगे तो यूं तो जाएगा नहीं कम से कम, ये तो अपने को पता है, तो आगे बढ़ेगा। जब ये खींचोगे तो इस पे, जैसे इसे यूं खींचेंगे तो ये यूं यूं रोल करता हुआ आगे चलेगा, ऐसे करता हुआ रोल आगे चलेगा। तो अब एक तो इस पे फोर्स लगेगा mg, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है क्या बात, ऐसे लगेगा। और दूसरा फोर्स क्या लगेगा, देखो बोर्ड पे देखो, इन दोनों पर नॉर्मल नॉर्मल ऐसे लगेगा, दोनों पर नॉर्मल इक्वली लगेगा ऐसे। तो मैं यहां पर एक इस वाले प्लैंक के कारण और इसके अंदर वाले प्लैंक के कारण इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी मान लेता हूं, 2n मान लेता हूं, ठीक है बात। अच्छा, साथ में इसमें फ्रिक्शन लगेगा। अब ये देखना हमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इसमें, ये रफ रफ में बना रहा हूं मैं, फ्रिक्शन इसमें फर्स्ट में लगेगा या सेकंड में लगेगा, ये हमें बताना है। बिल्कुल सही बात है, मैं बता रहा हूं आपको बात। आप ऐसा सोचोगे कि ये यूं भाग रहा है, तो फ्रिक्शन इसमें ऐसे लगना चाहिए यूं, तभी तो यूं रोटेट करेगा ये। लेकिन अगर जो आपने ऐसे लगा दिया, mg ऐसे लगा दिया, नॉर्मल ऐसे लगा दिया, f ऐसे लगा दिया, तो x सेंटर ऑफ मास किधर भागेगा, इसका देखना जरा, पीछे। तो गलत नहीं हो गया ये, जबकि फ्रिक्शन लगेगा इसमें आगे, जब भी तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा आगे, है ना। और दूसरी बात, मैं ये मान लेता हूं कि एक फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है और एक फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है, तो ये मान लेता हूं मैं इस केस में कि ये तो कैपिटल एफ हो गया और टू फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में यदि मैं इस पे एक्स डायरेक्शन में एफ नेट इजकल टू एम में लगाऊं, है ना, तो एफ नेट कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, 2fr, और m मास कितना है भाई, m इंटू ACM, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बात हो गई सही। साथ में ये तो इन x डायरेक्शन हो गया, इन y डायरेक्शन में क्या लगाऊंगा, नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg प्लस f, ऊपर की लग रहा है 2n। एक इक्वेशन ये बन गई y डायरेक्शन में। अच्छा, अब टॉर्क इसके अक्रॉस, जब ये ACM ऐसे जाएगा तो अल्फा ऐसे नहीं होगा, यू, तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, जो F होगा, F है ना, ये जो टॉर्क देगा यू, ये तो पॉजिटिव है, F इंटू आर, साथ में -2 ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर का नेगेटिव होगा। और क्योंकि ये सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एल्फा इज इक्वल टू एफ माइनस 2fr इंटू आर, और ये हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू एफ माइनस 2fr इंटू आर। क्लियर है के बाद, ये हो गया, ये करिया अपना, सही है। तो mr एल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एफ माइनस 2fr, ऐसे करके आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ACM और R अल्फा में क्या रिलेशन आएगा, इसमें बता सकते हो, ACM और R अल्फा में कितना रिलेशन आएगा, तो R अल्फा आएगा ना इसमें, है ना। तो देखो इसमें ACM और R अल्फा में रिलेशन ACM इज इक्वल टू R अल्फा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट तो रेस्ट पे है नहीं, और ये अल्फा है और ACM है, तो ACM इज इक्वल टू R अल्फा, इसमें रिलेशन आ जाएगा। इसका और यूज कर लेंगे अपन, ये फिक्स्ड है,
ये फिक्स्ड है ना, शायद मैंने छोटा लिख दिया क्वेश्चन, लेकिन ये फिक्स्ड है ना। तो प्लैंक का तो मास वास कुछ दिया ही नहीं है, फिक्स्ड है इसलिए नहीं दिया, वो ग्राउंड की तरह वर्क कर रहे हैं ये, है ना। तो ACM इज इक्वल टू आर एल्फा। तो मैंने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, बता सकते हो एक बार पढ़ के? Find the mass acceleration अच्छा, center of mass of cylinder. हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। तो कैसे निकाल लूं? अल्फा ये आ रहा है ना, ये कितना है, F माइनस 2 × FR। थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं, 2FR इज इक्वल टू MACM, तो है ना, और FR क्या हो गया, MACM/2। तो यहां पे रख लेंगे ये रहा, है ना, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूं मैं इसे, इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो ये आएगा MR अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू F माइनस 2। तो फ्रिक्शन क्या आ गया, M इंटू ACM/2, सही है ना बात। तो 2 हो जाएगा ऐसे करके, ये हो गया। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो F कितना आएगा, F अल्फा MR/2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, अल्फा की वैल्यू ACM/R आ जाएगी, है ना। F माइनस MACM, है ना, M/2 ACM इज इक्वल टू F माइनस MACM। तो इधर आएगा 3M/2 ACM इज इक्वल टू F। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, 2F/3M। बात समझ में आई? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, 2F/3M इन दिस केस में, है ना। फॉर ये तो हो गया ACM में रिलेशन। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज तो मैंने आपको पढ़ करके इक्वेशन बनाना सिखा दिया, अब वो किस प्रकार से पूछता है वो आप ध्यान रखना उस चीज का, है ना। तो जब मैक्सिमम की बात करेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, और एन यहां पे 2n हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, है ना भाई, यू म्यू इंटू 2n। और n की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, यहां पे कहीं मैंने n की वैल्यू लिखी थी 2n ऊपर की ओर और mg प्लस f नीचे की ओर, तो n हो जाएगा mg प्लस f/2। तो यहां पे 2 म्यू और n की वैल्यू क्या लिख दूंगा, mg प्लस f/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा कितना, म्यू mg प्लस कैपिटल F, ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, तो एक्सेलरेशन, हाँ भाई, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 2FR/m, तो 2/m, और फ्रिक्शन कितना आएगा भाई, म्यू mg प्लस कैपिटल F, है ना, अपॉन स्मॉल m, ऐसे है। तो ACM जो आएगा 2 म्यू अपॉन mg प्लस f अपॉन m आ जाएगा। लेकिन हमारे पास F में और ACM में भी रिलेशन है ना। तो यहां पे लिखेंगे MACM इज इक्वल टू 2 म्यू mg प्लस 2 म्यू f, और F की जगह 2 म्यू mg प्लस 2 म्यू, F की जगह 3m, 3m ACM बाय 2, तो 2 से 2 काट दूंगा, तो ACM कॉमन लेके m माइनस 3 म्यू m इज इक्वल टू 2 म्यू mg। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा वो इस केस में 2 म्यू mg अपॉन m कॉमन लेके 1 माइनस 3 म्यू, और m से m कटेगा, तो जो a मैक्स होगा बेटा वो 2 म्यू g अपॉन 1 माइनस 3 म्यू आ जाएगा। करेक्ट आंसर।
चलो मैं इसे साफ कर देता हूं, तो ये भी आपका सवाल हो जाता है। इस टाइप से और भी सवाल दे रखे होंगे। तो ये मोशन प्योर रोलिंग मोशन है किसमें? प्योर रोलिंग मोशन है ये प्लेन पे। अब मैं प्योर रोलिंग मोशन डिस्कस करूंगा इंक्लाइन प्लेन पे। क्लियर है क्या बात? है ना? देखो अब डिस्कस करेंगे हम प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो क्वेश्चन करने को तो मतलब इसमें बहुत सारे हैं, मतलब करते ही जाएंगे तो ऐसे तो पूरे साल में भी खत्म नहीं होंगे। बेसिक बेसिक मैंने आपको आइडिया बता दिया थोड़ा थोड़ा सा, तो बाकी आप कर लेना अपने हिसाब से, है ना? हाँ, तो जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, तो मैं आपको इसमें केस 1 बनाता हूं, या आप जो भी समझे। ये स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ। तो मान लिया आपने स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल बॉडी को मान लो डिस्क मान लो आप, मास m है और रेडियस r है। आपने इसे छोड़ा यूं, तो बताओ इसकी मोशन कैसी होगी? बताओ। ये फिक्स है। क्या कैसे करते हुए नीचे आ जाएगी? रोल करती हुई। कैसे? आप इस पे मेरे को ये बताओ कि इसका एफबीडी बनाओ। कितने फोर्स लगेंगे? एक तो mg, एक नॉर्मल, और दूसरा फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो मेरे को ये बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना होगा इस केस में? बोलो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना होगा? कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 एम सेंटर ऑफ मास से, तो 0 हो गया। तो यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ही नहीं है, तो घूमेगा घुमाएगा कौन इसे? यूं यूं कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा। तो अल्फा क्या होगा इसका? 0। तो नो रोटेशन इज पॉसिबल। नो रोटेशन। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अब ये बताओ, अगर जो मैं इसकी ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करूं, इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान के, तो इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा? mg sin थीटा। इधर लगेगा mg cos थीटा। बोलो। तो इधर की ओर एक्सेलेरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का? हाँ आ जाएगा। कितना आएगा? एफ नेट इजिकल टू MACM। तो ये आएगा mg sin थीटा इजिकल टू MACM। बोलो। तो ये तो हमें खूब अच्छे से पता है। तो इसमें ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यानी कि बॉडी ऐसे है तो यूं घिसती हुई आ जाएगी, फिर ऐसे यूं यूं रोल नहीं करती हुई आएगी। समझे ना बात? तो इसका मतलब यह है, अगर जो इसे रोल कराना है तो ये स्मूथ पे तो नहीं करेगी। मतलब समझ में आई ना बात? तो देयर मस्ट बी फ्रिक्शन, देयर मस्ट बी फ्रिक्शन, देयर विल बी फ्रिक्शन। ऐसे लिखो, देयर विल बी फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग ऑन, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन। ये आप अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से, कि यदि आपको प्योर रोलिंग करानी है तो फ्रिक्शन होना चाहिए, है ना? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ, क्या ये एसेंशियल है, एसेंशियल कंडीशन है कि प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन होना ही चाहिए? क्या बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग नहीं हो सकती? हो सकती है ना? कैसे? हां हो सकती है। फ्रिक्शनलेस पर भी, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पर भी प्योर रोलिंग हो सकती है। कैसे? आपने बॉल लिया और बॉल को अपने हाथ से यूं घुमा दिया और उसे ओमेगा और वी में और ओमेगा में ऐसे रिलेशन दे दिया, v इजिकल टू आर ओमेगा, है ना? ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? लेकिन हो सकती है प्योर रोलिंग भी हो सकती है ना? लेकिन अगर जो मान लिया स्मूथ है, कैसे? कुछ इंस्टेंट के लिए तो हो सकती है,
हमेशा के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी। घूमता तो ओमेगा नोट से रहेगा, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी उसकी फिर। तो हाँ, तो एक इंस्टेंट पर तो हो सकती है ना। तो फ्रिक्शन होना तो जरूरी है, लेकिन हाँ मतलब कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख लोगे कि भाई प्योर रोलिंग हो रही है नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है नहीं? कॉपी करो इसे। थोड़ा सा गर्म भी कर दे, हल्का सा, गला दुख रहा है। अब बंद कर दे पंखा। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि यह मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, है ना। भाई फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है लिमिटिंग कंडीशन में। तो यदि मान लिया इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट h है और आपने किसी स्पेरिकल बॉडी को ऐसे रोटेट छोड़ दिया u बराबर 0 से, सही है ना। तो u बराबर 0 से छोड़ा और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मान लिया म्यू है। तो अब आप ये बताओ, इसका एफबीडी बनाएंगे अपन, इसके एफबीडी में क्या क्या फोर्स लगेंगे ऐसे। एक तो लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल, अब लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, नीचे या ऊपर? ऊपर लगेगा, क्यों? हाँ, ओमेगा बढ़ाना है ना, इसलिए ऐसे, सही है। तो बोर्ड पे देखो, तो यहां पे तो मैं इसे रिजॉल्व कर लेता हूं mg sin थीटा, और ये थीटा, और ये क्या लिख देता हूं मैं, mg cos थीटा, बोलो। और इसका एक्सेलेरेशन क्या मान लेता हूं, acm। तो ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, तो इन x डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम में। तो एफ नेट कितना लिखूंगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू MACM, बोलो। अच्छा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की बात करूं मैं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, फ्रिक्शन इंटू आर, सही है। और मैं ले लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आई इज इक्वल टू एल्फा फ्रिक्शन इंटू आर, और नो स्लिपिंग की कंडीशन यानी प्योर रोलिंग की कंडीशन, एसीएम इज इक्वल टू आर एल्फा, बोलो। तो एसीएम अपॉन आर इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू आर, तो फ्रिक्शन हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एसीएम। फ्रिक्शन को यहां रख लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। ये मैं हटा देता हूं, हाँ भाई, लाइन खींच देते हैं अपन, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, हाँ भाई, mg sin थीटा माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू MACM। mg sin थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ACM। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये तो रोलिंग बॉडी है, सॉरी स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल बॉडी, और स्पेरिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख लू क्या मैं, हाँ लिख लेता हूं। तो एसीएम जो के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस इज mg sin थीटा अपॉन m प्लस एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो m से m कट जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से है ना, बात समझ में आई। तो अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है,
मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इस तरीके से, है ना। मान लेते हैं हमारे पास 3 बॉडीज हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सेम मास, सेम मास, सेम रेडियस, मास भी सेम है और रेडियस भी सेम है, और 3 बॉडी है। एक तो सॉलिड स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर, बोलो। एक है डिस्क, सॉलिड डिस्क, और एक है रिंग, ऐसे करके। ये क्या है? रिंग, है ना, ऐसे है। और इन्हें 1 बाय 1 करके एक इंक्लाइन से हमने फेंका है ना। पहले क्या? स्पेयर, फिर है रिंग, ऐसे करके, है ना। 1 बाय 1, ऐसे 1 बाय 1, या ऐसे करो, all three bodies are released from top. Which one will reach first? कौन सी बॉडी इसमें पहले पहुंचेगी? बात है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें। ओम जय श्री राम। तो जो स्पेयर है ना, स्पेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, इक्वल टू m² तो जो k² की वैल्यू होगी 2/5r² होगी इस केस में, बोलो। और डिस्क के लिए 1/2 mr² इक्वल टू mk², तो k² की वैल्यू r²/2 होगी, है ना। ये तो हो गया 0.4r², ये हो गया 0.5r², है ना, k²। और रिंग के लिए बताओ, I इक्वल टू mr² इक्वल टू mk², इंप्लाइज दैट k² की वैल्यू r² के बराबर होगी, है ना, ऐसे करके। तो 1 प्लस k², यानी कि k किसके लिए सबसे ज्यादा है? k सबसे ज्यादा रिंग का है, और उसके बाद डिस्क का है, और उसके बाद स्पेयर का है, बोलो। तो इसका मतलब k जिसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग का कम होगा, फिर डिस्क का ज्यादा होगा उससे, और स्पेयर का सबसे ज्यादा होगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सही है। इसलिए फर्स्ट, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? पहले स्पेयर पहुंचेगा, फिर डिस्क पहुंचेगी, फिर रिंग पहुंचेगी। आई बात समझ में? नहीं तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो ये मैं हटा देता हूं, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है। मान लिया हमारे पास ऐसे करके ये थीटा है, और ये एक सॉलिड स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर। बात समझ में आई? मास एम रेडियस आर, सफिशिएंट फ्रिक्शन है यहां पे, सफिशिएंट फ्रिक्शन, और ये हाइट h से रिलीज किया जाता है, और u बराबर 0 से, है ना। इफ प्योर रोलिंग अकर्स, इफ स्पेयर, if pure rolling occurs, find kinetic energy and kinetic translational, kinetic rotational energy when it reaches at the bottom। नहीं आई बात समझ में?
अरे हाँ, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम इसका एफबीडी। तो यहां पे तो mg नॉर्मल फ्रिक्शन, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा, इधर ACM। तो जो ACM आएगा निकाल करके, चलो मैं एक एक इक्वेशन लिख देता हूं। mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू MACM। दूसरा, टॉर्क के लिए फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तीसरा, ACM इज इक्वल टू आर अल्फा। जब आप लगाओगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं आ जाएगा? कितना? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसे याद रखना है फॉर्मूले को। लेकिन ये मतलब अब याद नहीं रहता है तो, याद रहता है तो अच्छी बात है, याद नहीं रहता है तो तीनों से निकाल करके आ जाएगा। अब ये सॉलिड स्पेयर है तो के स्क्वायर कितना लिखूंगा इसके लिए? 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर आ जाएगा इसमें 2/5 एम आर स्क्वायर। सही है, तो ये कट जाएगा। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो होगा 2/5 एम आ जाएगा। एम तो कट ही जाएगा, ये आएगा 2/5। ACM will be equal to 5g sin theta upon 7. This is the acceleration. आ रही है बात समझ में? नहीं तो जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो यहां पे वेलोसिटी नहीं आ जाएगी। बोलो कैसे? ये h है तो ये जो डिस्टेंस होगी लेंथ यानी कि s, ये होगी h अपॉन साइन थीटा। ठीक है क्या बात? साइन थीटा है ना। तो v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। 2 इंटू, हाँ भाई, ACM इंटू s की जगह क्या लगा दूंगा? h अपॉन साइन थीटा। v इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू ACM 5g साइन थीटा अपॉन 7 h अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो वेलोसिटी आ जाएगी 10gh अपॉन 7, ये आ जाएगी स्पीड। और जल्दी से, क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगी। अब रोटेशनल एनर्जी के लिए क्या करूंगा बताना जरा। ओमेगा कैसे निकालेंगे बताओ? यहां पे घूमते यहां पे तो ओमेगा कितनी थी? 0। यहां पे ओमेगा जाएगी। कैसे निकालू ओमेगा बताओ ध्यान ध्यान से। चलो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन क्योंकि ये बेटा देखो प्योर रोलिंग कर रही है, v इक्वल टू आर ओमेगा, उससे भी निकाल सकते हैं ना। तो मैं इसमें लगा देता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा आएगी v अपॉन आर, है ना। तो v कितना है? v है 1 अपॉन आर रूट 10gh अपॉन 7, ये आ गई ओमेगा। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी लिख लेता हूं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन जो होगी वो हाफ एम VCM का स्क्वायर, और हाफ एम VCM का स्क्वायर होगा 10gh अपॉन 7 इक्वल टू 10 mgh अपॉन 5 mgh अपॉन 7। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी टोटल। बोलो समझे? अच्छा, ये है काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल के बारे में हम बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आई 2 अपॉन 5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये कट जाएगा 1 अपॉन 5 एम आर स्क्वायर, हाँ भाई, ओमेगा की जगह 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे 10gh अपॉन 7, ये कट जाएगा। तो 2 mgh अपॉन 7 इज द काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। यदि आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी टोटल,
तो क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांसलेशनल कितनी है भाई, 5 mgh अपॉन 7। ये कितनी है भाई, 2 mgh अपॉन 7। बोलो तो कितना हो गया, 7 mgh अपॉन 7 इज इक्वल टू mgh। समझ में आ रही है क्या बात? अच्छा, ये तो देखो एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा करके आपने सॉल्व कर दिया। सेम क्वेश्चन को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, समझे ना? तो इसे यहां पे आप लिख लेना मेथड 1, सही है ना? मैं इसे मेथड 2 से भी सॉल्व करता हूं। मेथड 2 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से भी मैं इसे सॉल्व कर सकता था। कैसे? बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। जब आपने इसे यहां से छोड़ा तो एनर्जी स्पीड कितनी थी इसकी, 0। ओमेगा कितना था इसका, 0। जब ये यहां पे आ गया तो स्पीड आ गई इसकी VCM और ओमेगा आ गया इसका ओमेगा। समझ में आई ना बात? अच्छा, जब ये बोर्ड पे देखो, जब ये चल रहा था तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे, mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो मेरे को ये बताओ इसमें देख करके, क्या इस नहीं, देखो ध्यान से, अगर जो आप, हाँ मैं बता रहा हूं, सुन लो, आपको नहीं पता, यदि ये इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और mg लग रहा है नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो mgh हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और वर्क डन बाय नॉर्मल तो कोई भी बता सकता है, इसमें 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री है। अब लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको ऐसा लगेगा कि नेगेटिव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसमें होगा 0। क्यों होगा 0 बताओ? फोर्स तो लग रहा है, लेकिन प्योर रोलिंग के केस में इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती। और ये जो फ्रिक्शन है, ये वाला फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ध्यान रखना। और रोलिंग फ्रिक्शन बोले या स्टैटिक फ्रिक्शन बोले, इस केस में तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी क्या होगा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? बेटा देखो, एक वर्क तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? लेकिन इस इंस्टेंटेनियसली किसी भी इंस्टेंट पर ये वाला जो पॉइंट है, ये जिस पर मैं बड़ा बनाता हूं, फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है किसी भी इंस्टेंट पर, 0। तो चल कहां रहा है ये, हर समय इस इंस्टेंट की वेलोसिटी 0 है ना, तो ये मूव ही नहीं कर रहा है पॉइंट। तो ये जो फ्रिक्शन है यहां पे रोलिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और इस केस में इस फ्रिक्शन के द्वारा वर्क 0 है। तो अब हम क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई WET। हाँ भाई, क्या होगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल तो 0 थी, तो के फाइनल कितनी होगी यहां पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल दोनों आ जाएगी।
बोलो। और जो टोटल वर्क होगा mgh प्लस जीरो प्लस जीरो, mgh प्लस जीरो प्लस जीरो, तो mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? लेकिन क्योंकि प्योर रोलिंग है तो VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा भी अप्लाई होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है। समझ में आई ना बात? तो बोर्ड पे देखो, अब VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाते, काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं हम। mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, ये क्या था भाई, स्पेयर माना था ना मैंने इसे, एम आर स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख दूंगा मैं, v अपॉन आर, VCM अपॉन आर, इसे VCM लिख देते हैं यहां पे, है ना? तो काफी कुछ कट जाएगा, तो GH इज इक्वल टू 1/2 VCM स्क्वायर प्लस 2 से 2 कितना आ रहा है ये, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो 1/5 VCM स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, 7/टाइम VCM का स्क्वायर GH। तो VCM आ गया ना, बिना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाए हमारे पास VCM आ गया। तो VCM आ गया तो ओमेगा भी आ जाएगा VCM अपॉन आर से। तो फिर हम सब प्रकार की एनर्जीज इसमें निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी यहां से भी निकल सकता था, वो तो खैर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है। डाउट है क्या आपके, पहले बताओ। जी सर है। हाँ ठीक है, तो डाउट डिस्कस कर देते हैं।